बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज 2.48 मीटर while the maximum speed of its mass is 4.36 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है, मीन पोजीशन से इतने डिस्टेंस पर मौजूद है, मतलब एम्पलीट्यूड उसका ये है। मैक्सिमम स्पीड आपको बता दी गई है 4.36 मीटर पर सेकंड। आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में एम्पलीट्यूड हमने लिख लिया, मैक्सिमम स्पीड लिख ली, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। हमारे पास रिलेशन होता था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्टेंस था, इसी को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो बेटा इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा ए, और यहाँ से बेटा अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो बेटा v का फार्मूला बनेगा 2 पाई ए डिवाइडेड बाई टी। टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई ए डिवाइडेड बाई वी। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की जगह पर 3.14 और वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 3.57 सेकेंड्स, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 17.2, अ पार्टिकल मूव हुज डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम इज x इज इक्वल टू 3 cos 2t, वेयर डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। Calculate the amplitude, frequency, angular frequency and time period of this particle. Calculate the time at which particle reaches the midpoint x is equal to 0 and the turning point. स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि एक पार्टिकल सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेट कर रहा है, उसकी आपको इक्वेशन दे दी गई है। और दो पार्ट हैं इस स्टेटमेंट के। पहले पार्ट में आपने एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। दूसरे पार्ट में आपने बताना है इस पेंडुलम को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यानी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, और इसी पार्टिकल को इस एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। गिवन डाटा में सबसे पहले बेटा हमने इक्वेशन लिख ली जो हमारे पास गिवन थी। उसके बाद पार्ट ए में हमने फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे। तो बेटा a की जगह पर 3 आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a इज इक्वल टू 3 मीटर। ओमेगा की जगह पर 2 आ रहा है तो हम लिख देंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हमारे पास दो वैल्यू हमें मिल जाएंगी। उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बेटा आया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। वैल्यूज पुट करेंगे, ओमेगा भी गिवन था, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, यहाँ से फ्रिक्वेंसी आ गया 0.318 हर्ट्ज। अब इस फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो बेटा वो टाइम पीरियड के इक्वल होता है, तो बेटा टाइम पीरियड आ गया 3.14 सेकेंड। पहले पार्ट की चारों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लिया, फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली और एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। दूसरे पार्ट के अंदर बच्चों हमें कहा जा रहा है कि हमने टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम टू रीच मिड पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड आउट करना है, और टाइम टू रीच टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम हमने फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट पे जीरो होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, इक्वेशन को जीरो का इक्वल करेंगे क्योंकि एक्स जीरो होता है, तो बेटा 3 इधर आके डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा यानी कॉस 2t इज इक्वल टू जीरो 90 पर होता है, उसके बाद बेटा 270 पर होता है, तो बेटा हमारे पास 2t इक्वल होगा पाई डिवाइडेड बाई 2 के। 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 के हम पहली वैल्यू कंसीडर करेंगे पाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा t इज इक्वल टू हो गया पाई डिवाइडेड बाई 4। पाई की वैल्यू पुट करके जब हम वैल्यूज लिखेंगे तो बेटा हमारे पास टाइम आएगा 0.785 सेकेंड्स। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में इस पेंडुलम को 0.758 सेकेंड लगेंगे। अब टर्निंग पॉइंट का टाइम हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया, अगर हम इसी टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ तक का टाइम आ जाएगा। एक और तरीका ये भी है कि हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब पूरा टाइम पीरियड निकाल चुके हैं यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक का। उस टोटल टाइम पीरियड को अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें तो बेटा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ जाएगा। तो अगर हम टाइम पीरियड को 2 पे डिवाइड कर दें, टाइम पीरियड हमने लास्ट स्लाइड पे निकाला था ये, और इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा टाइम आएगा 1.57 सेकेंड्स। मतलब इस मैस को, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास
A particle executes simple harmonic motion moving back and forth along the x-axis between point minus 0.20 मीटर प्लस 0.20 मीटर। मतलब ये मैस जो है बेटा ये इस वक्त मीन पोजीशन पर है और ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और 0.20 इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, 0.20 मीटर इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। द पीरियड ऑफ मोशन इज 1.2 सेकेंड। टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन यानी प्लस 0.20 मीटर पर है। इट्स वेलोसिटी जीरो। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है मैस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पर मौजूद है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो है और यही इसका एम्पलीट्यूड है और इसी पॉइंट से इसने मूव करना स्टार्ट करना है। गिवन डाटा में सबसे पहले हमने एम्पलीट्यूड लिखा, टाइम पीरियड लिखा, पोजीशन जब t इज इक्वल टू जीरो था स्टार्टिंग पॉइंट पे वो एम्पलीट्यूड के ऊपर मौजूद था, मैक्सिमम डिस्टेंस पर था और वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर जीरो होती है, ये हमने टॉपिक में समझा था। और यहाँ पर बेटा पहले पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड गिवन है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 0.83 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई 5.2 रेडियन पर सेकेंड। इस वैल्यू को आपने बच्चों याद रखना है, ये हमने दूसरे पार्ट के अंदर यूज करनी है। ओमेगा इज इक्वल टू आया 5.2 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको इसके दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड हमारे पास कुछ स्टेटमेंट में गिवन था तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड है हमारे पास 0.20 मीटर। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि आपने टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम रीचेस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो और टाइम टू रीच एक्स इज इक्वल टू 0.10 मीटर। इस स्टेटमेंट को गौर से समझना। आपको कहा जा रहा है इस मैस को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो आपने फाइंड आउट करना है और इसी मैस को एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के सेंटर पॉइंट यानी 0.10 मीटर पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के दरमियान जो पॉइंट है वो होगा बेटा 0.10 मीटर। आपने दोनों का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। पहले एक्सट्रीम से मीन का टाइम निकालते हैं कि एक्सट्रीम से मीन पे पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा। वो इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे जब टाइम जीरो था डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था लेकिन वेलोसिटी जीरो थी तो बेटा इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। यहाँ पर बेटा जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि एक मीन पोजीशन का टाइम निकालना है तो बेटा हमारे पास ये बन गया cos ओमेगा t इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा t यानी एंगल उस वक्त जीरो होता है जब हमारे पास पाई बाय टू हो या 3 पाई बाय टू हो तो पहला हम पहली वैल्यूज लेंगे। पहली वैल्यू से ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय टू लिखेंगे, यहाँ से ओमेगा इधर आके डिवाइड होगा तो बेटा पाई बाय टू को पहले डिवाइड करेंगे, 3.14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.57। ओमेगा की वैल्यू बेटा लास्ट स्लाइड में ये हमने निकाली थी तो बेटा ओमेगा की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर तो टाइम आया 0.30 सेकेंड। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे पहुंचने में इस मैस को इतना टाइम लगेगा। अब हमने टाइम निकालना है एक्सट्रीम से मीन पोजीशन के सेंटर पॉइंट तक पहुंचने में इस मैस को कितना टाइम लगेगा। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। डिस्टेंस हमारे पास है अब 0.10, एम्पलीट्यूड था 0.20 cos ओमेगा t। ये इधर आके डिवाइड होगा तो बेटा बन जाएगा 0.5 cos दूसरी तरफ जाके बेटा इन्वर्स होगा। जब हम कैलकुलेटर पे इसे लिखेंगे तो आएगा पाई बाय थ्री। अब यहाँ पर ओमेगा इधर आके डिवाइड होगा तो बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा। पहले पाई को 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 1.047 और ओमेगा की वैल्यू थी 5.2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 0.20 सेकेंड्स। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मिड पॉइंट तक पहुंचने में इस मैस को इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है मैस की मीन पोजीशन के ऊपर कितनी स्पीड होगी और मिड पॉइंट यानी 0.10 मीटर के ऊपर इसकी कितनी स्पीड होगी। स्पीड वेलोसिटी का फार्मूला था v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, x जीरो होगा तो बेटा ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर x की जगह जीरो आएगा तो बेटा a स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। एम्पलीट्यूड की जगह हम x नॉट भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा a। ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर इस मैस की स्पीड होगी 1.05 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इस मिड पॉइंट यानी एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के मिड पॉइंट के ऊपर स्पीड फाइंड आउट करनी है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास 0.10 मीटर
वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम इसको ज़ीरो नहीं करेंगे बल्कि वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मिड पॉइंट के ऊपर स्पीड आएगी 0.90 मीटर पर सेकंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट 17.4 की अ मास ऑफ 8 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड ऑसिलेट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.25 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 0.60 हर्ट्ज। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द मोशन? आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें मैस आपको दे दिया गया है, एम्पलीट्यूड आपको दे दिया गया, फ्रीक्वेंसी दे दी गई, आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में मैस लिखा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। एनर्जी का फार्मूला था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो पहले ओमेगा का फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f यूज़ करेंगे और ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। जब वैल्यूज पुट की तो बेटा ओमेगा की वैल्यू आई हमारे पास 3.7699। अब इस ओमेगा की वैल्यू को, एम्पलीट्यूड को और इस मैस को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास एनर्जी बनेगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3.7699 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 होल स्क्वायर। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो एनर्जी आएगी 3.6 जाउल और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 17.5 कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 मीटर लॉन्ग पेंडुलम एट द फॉलोइंग लोकेशंस एट कराची वेयर जी इज इक्वल टू 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एट K2 वेयर जी इज इक्वल टू 9.782 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं जी की वैल्यू चेंज होती है। कराची जो है वो सी लेवल पर है इसलिए वहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। K2 जो है वो हाइट के ऊपर है, वहाँ के ऊपर जी की वैल्यू कम होगी। आपको दोनों पॉइंट्स पर जी की वैल्यू दे दी गई है। आपको कहा जा रहा है एक पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है इन दोनों लोकेशंस के ऊपर। सबसे पहले गिवन डाटा में आपने लेंथ लिख ली, दोनों लोकेशंस का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख ली, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला ये था और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो बेटा वहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले फर्स्ट लोकेशन यानी कराची में जी की वैल्यू थी 9.832 मीटर पर सेकंड के। टाइम पीरियड के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो कराची में टाइम पीरियड आएगा हमारे पास 3.747 सेकंड और इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो बेटा हमारे पास फ्रिक्वेंसी आएगी 0.2669 हर्ट्ज। इसी तरह सेकंड लोकेशन यानी K2 के ऊपर जो जी की वैल्यू थी 9.782 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम पीरियड के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा K2 में जो टाइम पीरियड आएगा उस पेंडुलम का वो होगा 3.757 सेकेंड। इस वैल्यू का भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी बनेगी 0.2662 हर्ट्ज और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 17.6 इन अ कार इंजन अ पिस्टन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 0.41 मीटर। The engine is running at angular frequency of 2400 rpm. What is the maximum speed of the piston? स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है एक कार इंजन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड आपको दे दिया गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी गई। गिवन डाटा में सबसे पहले आपने एम्पलीट्यूड लिखा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखी, मैक्सिमम स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला था v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट और इसको हम v इज इक्वल टू ओमेगा ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ए जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी 103 मीटर पर सेकंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास अ बॉल कनेक्टेड टू स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एट ई इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0.50 मीटर and its acceleration is minus 0.72 meter per second square. The phase constant of its motion is 0.84 radian. What is the ball displacement at t is equal to 3.4 सेकेंड? स्टेटमेंट में कहा जा रहा है बच्चों आपको कि हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसके साथ एक बॉल को स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। टी इज इक्वल टू 0 यानी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ये बॉल मीन पोजीशन से तकरीबन 0.50 मीटर पर मौजूद है और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो इसकी एक्सेलरेशन है बेटा वो है माइनस 0.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने फाइंड आउट करना है इतने टाइम के बाद ये बॉल कितने डिस्प्लेसमेंट पर मौजूद होगी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लिखा, इनिशियल एक्सेलरेशन आपने लिख ली, फेस कांस्टेंट लिख लिया और टाइम लिख लिया। फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टी इज इक्वल टू 3.4 सेकेंड। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस वाई। यहाँ पर ना ही हमारे पास एम्पलीट्यूड है और ना ही हमारे पास ओमेगा है। सबसे पहले ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, फिर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में यूज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ये हमने टॉपिक में भी समझा था। यहाँ पर वैल्यूज दोनों की पुट करेंगे तो बेटा ओमेगा स्क्वायर बनेगा 0.72 डिवाइड बाई 0.52, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 1.2 रेडियन पर सेकेंड। इसी तरह बच्चों हमारे पास एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट जो है बेटा 0.50 मीटर पर था, और बेटा हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का इनिशियल फेज आपको दिया गया है, फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा cos 0.84 इक्वल होता है 0.6702 के, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एम्पलीट्यूड आएगा हमारे पास 0.7461 मीटर। हमारे पास एम्पलीट्यूड भी आ गया और ओमेगा की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन थी x इज़ इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई। पाई भी गिवन है, t भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, a भी गिवन है। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 0.15 मीटर, मतलब इतने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट इतने डिस्प्लेसमेंट पर मौजूद होगा, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।